हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक मैकेनिक्स। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिज़िक्स का आपके, और 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स में क्या होता है कि हम लोग जैसे कुछ बॉडीज़ हैं, पार्टिकल्स हैं, उनके मोशंस हो रहे हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। रेस्ट में है या मोशन में है, उस पर फोर्सेस क्या लग रहे हैं। ठीक है, उन फोर्सेस के कारण क्या इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, कितना वेलोसिटी है, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, या टाइम क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, ये सारी चीज़ों का जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, वो सारा का सारा जो पार्ट होता है वो मैकेनिक्स का पार्ट है। मैकेनिक्स को अगर हम ब्रॉडली डिवाइड कर लें या क्लासीफाई कर लें तो हम दो तरीके से मैकेनिक्स को जो है डिवाइड कर सकते हैं। दो उसके स्टडी का जो मोड है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जो मैकेनिक्स है उसमें हम कह सकते हैं कि एक उसका पार्ट है काइनेमेटिक्स का। मैकेनिक्स का एक पार्ट होगा काइनेमेटिक्स का। मैकेनिक्स का पार्ट दूसरा पार्ट जो है वो होगा डायनेमिक्स का। पहले हम समझते हैं मैकेनिक्स क्या है और मैकेनिक्स और मैकेनिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स यानी कि इसको हम हिंदी में कहेंगे यांत्रिकी। यांत्रिकी, ठीक है, यांत्रिकी इसको बोलते हैं हिंदी में। तो मैकेनिक्स को हमने क्या किया कि दो भागों में बांट दिया। एक तो हमने कहा काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स। ठीक है, देखो इसमें दो शब्दों से मिलकर के बना है, काइने और मेटिक्स। ठीक है, काइने का अर्थ हो गया मोशन। मोशन, काइने को अगर हम डिफाइन करें तो काइने का अर्थ हुआ मोशन, और मेटिक्स जो है वो मैथमेटिक्स से लिया गया है, मैथमेटिक्स से। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स का मतलब ये हुआ कि मोशन का गणित, है ना, ऐसे कह सकते हैं कि गणित। गणित का अर्थ क्या हुआ कि हम इस पार्ट में क्या करते हैं, मैकेनिक्स के इस भाग में हम क्या करते हैं कि हम लोग जैसे मैथमेटिक्स जो पार्ट होगा उसका, मोशन के जो मैथमेटिक्स का पार्ट होगा, मैथमेटिकल पार्ट होगा, यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि जैसे हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस है, ठीक, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इन सब चीज़ों का जो है हम कैलकुलेशन करते हैं। इन सब चीज़ों का कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए एक पार्टिकल है, यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ तक चल के गया, तो वो कितने समय में पहुँचा, कितनी वेलोसिटी से पहुँचा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इन सारी चीज़ों का जो कैलकुलेशंस करते हैं, जो मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है, वो सारा का सारा काइनेमेटिक्स का पार्ट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, टाइम कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारे कैलकुलेशन जिस पार्ट में किए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक्स। इसमें क्या होता है, इसमें हम ये अध्ययन ये नहीं करते कि किस कारण से मोशन हो रहा है, मोशन का कारण क्या है। ठीक है, उस कॉज के बारे में स्टडी नहीं करते। ठीक है, तो जब हम मोशन के कॉज को स्टडी करते हैं, यानी कि जब मैकेनिक्स का वो पार्ट जिसमें कि हम मोशन के कॉज का स्टडी करते हैं, तो वो कहलाता है डायनेमिक्स। ठीक है, डायनेमिक्स, वो डायनेमिक्स पार्ट है। यानी कि जब हम ये देखें कि पार्टिकल किस कारण से मोशन कर रहा है। मान लीजिए कोई, हम कहें कि एक बॉल है, जो बॉल फेंकी गई, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेंकी गई, तो जब बॉल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेंका हमने, तो हम ये कैलकुलेट करें कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना हाइट तक गया, या उसकी रेंज कितनी थी। ठीक है, यानी उसकी परास कितनी थी, उसकी ऊंचाई कितनी थी, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, उसका एक्सेलरेशन कितना था, यानी कि उसका त्वरण कितना था, वेग कितना था, कितना समय लिया। ये सारे कैलकुलेशंस करें तो वो सारा का सारा पार्ट जो है वो काइनेमेटिक्स का पार्ट है। ठीक है, लेकिन हम ये कहें कि बॉल एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों गई, कैसे गई, किस कारण से गई, तो किस कारण से गई, यानी किस कॉज के कारण से गई, तो वो जो कॉज की स्टडी करेंगे वो डायनेमिक्स के अंतर्गत आएगा, यानी कि गतिकी इसको बोलते हैं। देखो काइनेमेटिक्स को हिंदी में कहते हैं शुद्ध गतिकी, शुद्ध गतिकी।
ठीक है, और डायनेमिक्स को कहते हैं गतिकी, डायनेमिक्स कहते हैं गतिकी को, ठीक है। तो गतिकी में क्या होगा, कॉज की स्टडी करेंगे, और काइनेमेटिक्स में हम केवल मोशन या रेस्ट या मोशन की स्टडी करेंगे, या जो मैथमेटिकल पार्ट होगा उसकी स्टडी करेंगे, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, इन सब चीज़ों के करेंगे, ठीक है। तो मैकेनिक्स एक्चुअली क्या है कि मैकेनिक्स का अर्थ हुआ, मैकेनिक्स हम विज्ञान की वो भाषा है, वो शाखा है, यानी कि फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें कि हम फोर्स और फोर्स के जो कॉज होते हैं, यानी कि जो बल है, बल के कारण जो कारण उत्पन्न होते हैं, यानी गति उत्पन्न हुई है या मोशन उसमें हुआ या नहीं हुआ, तो जो भी फोर्स और फोर्स के जो कारण होते हैं, जो बल के कारण जो गतियां उत्पन्न होती हैं, उन सारी चीज़ों का जो स्टडी करते हैं वो मैकेनिक्स का पार्ट कहलाता है, ठीक है। तो मैकेनिक्स में वैसे तो हम दो पार्ट, इसको मैकेनिक्स को भी अगर हम डिवाइड करें तो वैसे कह सकते हैं कि एक स्टैटिक्स होता है, ठीक है, और एक होता है जो है आपका काइनेटिक्स, ठीक है, काइनेटिक्स, स्टैटिक्स और काइनेटिक्स। काइनेटिक्स के दो पार्ट है, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, ठीक है। तो स्टैटिक्स मतलब है कि जब हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन बॉडी में कोई मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है, फोर्स तो लगाया, कई सारे फोर्सेस लगे, मान लीजिए 1 लगा, 2 लगा, 4 लगा, बॉडी रेस्ट में ही है, तो वो हम कहेंगे कि वो स्टैटिक्स, जितना पार्ट होगा वो स्टैटिक्स का पार्ट होगा। बेसिकली इसमें ज़्यादातर जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशंस को हम स्टडी करते हैं इसमें। फिर काइनेटिक्स में क्या हो गया कि काइनेटिक्स वही हुआ कि अगर आपने फोर्स लगाया और फोर्स के कारण मोशन हुआ, तो मोशन का कॉज क्या होगा, मोशन का इफेक्ट क्या होगा, वो सारी की सारी स्टडी होती है काइनेटिक्स में होती है। काइनेटिक्स को दो भाग कर सकते हैं, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स कह सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, यानी कि विराम अवस्था क्या होती है और गति की अवस्था क्या होती है। रेस्ट मतलब विराम और मोशन मतलब गति की अवस्था। तो देखो कोई बॉडी है, मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, जैसे इसको ऐसे एग्जांपल जो है वो एच.सी. वर्मा सर जो है एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका एक दोस्त जो है बिस्तर पे सो रहा है, ठीक है, बिस्तर पे सो रहा है और आप उसको दूर से खड़े होकर के देख रहे हैं, तो वो लगातार समय आपका बीतता गया, आपने 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 मिनट, 5 मिनट आप देखते रहे उसको, तो वो आपको एक ही पोजीशन में सोता हुआ मिला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कहेंगे कि ये तो विराम अवस्था में है, यानी कि आपका दोस्त सो रहा है, ठीक है। तो ये जो है अवस्था है, जो स्टेट है, तो वो स्टेट कहलाती है रेस्ट की अवस्था, ठीक है। रेस्ट को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कोई जो है, या इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़, कोई वस्तु है जो रखी हुई है, ठीक है, एक लंबे समय बीतता गया, आपने क्या किया कि आपने एक वस्तु रखी हुई है, ये मान लीजिए ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ये कोई बॉडी रखी हुई है, ठीक है, ये बॉडी रखी हुई है और आपने इसको यहाँ से देखना शुरू किया, ठीक है, आपने देखना शुरू किया, ठीक है, ये आपने देखना शुरू किया और देखना शुरू किया, यानी कि t बराबर यहाँ पर आपने टाइमर ऑन कर दिया, t बराबर 0 पर आपने टाइमर ऑन कर दिया और समय बीतता गया, समय बीतता गया, समय बीतता गया और समय बीतता गया, यानी t समय हो गया, थोड़ा समय बीत गया और उस समय पर भी आपने देखा कि लगातार जिस पोजीशन पर ये रखा हुआ था, यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ से जितनी दूरी पर रखा हुआ था उतनी ही डिस्टेंस, यानी मान लीजिए s दूरी थी, तो ये s दूरी में कोई परिवर्तन नहीं आया, यानी इस ऑब्जर्वर, इसको ऑब्जर्वर कह सकते हो, जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो देख रहा है, तो जो दृष्टा है, जो ऑब्जर्वर है, यहाँ से उसने जब इस बॉडी को देखा तो लगातार समय बीतता गया, समय बीतता गया, समय बीतता गया और वो देख रहा है कि वो बॉडी वहीं का वहीं रखी हुई, जैसे मैंने कहा कि आपका दोस्त लेटा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से आप देख रहे हैं, तो ये इसको देख रहे हैं तो समय बीतता गया, लेकिन वो दोस्त आपका वहाँ पर, वो मित्र आपका वहीं पर लेटा हुआ है, तो उसकी पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं आया, ठीक है। तो अब ये जो पोजीशन में परिवर्तन है वो सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है। सराउंडिंग यानी कि जो आसपास का वातावरण है या जो आसपास की जो अवस्था है उसके सापेक्ष अगर इसको हम देखें तो इसके अवस्था में कोई परिवर्तन, इसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं आया समय के साथ साथ,
ठीक है। तो जब समय बीतता गया लेकिन फिर भी कोई परिवर्तन नहीं आया तो हम कहेंगे कि ये जो है, ये जो स्टेट है यानी कि जो अवस्था है, इस अवस्था को हम लोग रेस्ट स्टेट यानी कि रेस्ट में है, यानी कहेंगे बॉडी इज एट रेस्ट। क्या कहेंगे? बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। यानी इसको अगर हम शब्दों में डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी बॉडी की जो पोजीशन है यानी जो स्थान है वो समय के साथ परिवर्तित ना हो, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, when the position of an object does not change with time, ठीक है। कि जब किसी when the position of an object जब किसी वस्तु का समय के साथ स्थान परिवर्तित ना हो, जब किसी वस्तु का समय के साथ स्थान परिवर्तित ना हो, ठीक है। अब लेकिन एक चीज और इसमें देखनी पड़ेगी, स्थान जो परिवर्तन हो रहा है वो वास्तव में क्या किसी चीज का, वस्तु का स्थान परिवर्तित होता है कि नहीं होता है, ये क्वेश्चनेबल बात है, ठीक है। तो हम इसमें ये कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, with respect to surroundings, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ गई, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ये एक प्रश्न आया कि आखिर ये हमने शब्द क्यों इस्तेमाल किया विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, इसका अर्थ क्या है? इसके अर्थ को समझिए। जैसे मान लीजिए आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं और एक दूसरा व्यक्ति ट्रेन के अंदर आपके सामने बैठा हुआ है, ठीक है। तो जब आप देख रहे हो उस आदमी व्यक्ति को तो आपकी नज़र में वो एक रेस्ट पे दिखाई देगा, क्योंकि उसकी वो जो है आप ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर और जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों ही एक साथ गति कर रहे हैं। ट्रेन चल रही है, मान लीजिए ट्रेन ट्रैक के ऊपर चल रही है और ट्रैक पे चलने के साथ साथ क्या है कि जो ट्रेन चल रही है, लेकिन ट्रेन चलने के साथ साथ में क्या हो रहा है कि आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, यानी कि ये ट्रेन है, मान लीजिए ये ट्रेन है, ये ट्रेन का डिब्बा है, ठीक है। यहाँ पर आप जो है बैठे हुए हो, आप बैठे हो, यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये ट्रेन चल रही, छुप 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 चलती चली जा रही, चलती चली जा रही, चलती चली जा रही ट्रेन, ठीक है। लेकिन आप ये देख रहे हो कि इसके और आपके बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, डिस्टेंस में, यानी कि ये इसकी अगर पोजीशन आप निकालो अपने यहाँ के सापेक्ष, इस पॉइंट के सापेक्ष अगर इसकी जो है पोजीशन निकालो तो आप देखोगे कि लगातार समय जो है चाहे t से लेकर के t बराबर 0 समय से लेकर के और t इक्वल टू t टाइम हो गया, कुछ भी 1 घंटे 2 घंटे भी हो गए, तो आप देख रहे हैं कि वो व्यक्ति की जो पोजीशन है वो वहीं का वहीं है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये आपके सापेक्ष, यानी इसके अगर हम सापेक्ष बात करें यानी इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी 1 के रिस्पेक्ट में 2 की पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हम ये कहेंगे कि इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, इस नंबर 1 के रिस्पेक्ट में 2 जो है वो रेस्ट में है। लेकिन मान लीजिए आपकी ट्रेन जा रही और छोटे छोटे स्टेशन बहुत सारे पड़ते रहते हैं। अब एक कोई स्टेशन पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेशन पे एक आदमी बैठा हुआ है, एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब ये देख रहा है कि आप जो है आप दोनों लोग जा रहे हो, ये देख रहा है कि आप एक दिशा में जा रहे हो और आप लोग देख रहे हैं कि विपरीत दिशा में जा रहा है, आपको लगेगा विपरीत दिशा में जा रहा है और ये इसको लगेगा कि आप लोग इस दिशा में जा रहे हो, तो इसको इन लोगों को लगेगा कि आप इस दिशा में जा रहे हो। तो इसके सापेक्ष अगर बात करें, इसके रिस्पेक्ट में बात करें, ठीक है, ये अगर ऑब्जर्वर हो, ठीक है, ये अगर ऑब्जर्वर हो और ये ऑब्जेक्ट हो जाए,
तो ये जो ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जर्वर है, तो इसकी जो है नजर में, इसकी नजर में क्या होगा, इसकी दृष्टि में क्या होगा कि ये गतिमान होगा, ये यहाँ से मोशन में होगा। यानी अगर हम सराउंडिंग चेंज कर देते हैं, यानी अगर हम एक तरीके से ऑब्जर्वर की पोजीशन को चेंज कर देते हैं, तो ऑब्जर्वर की जब पोजीशन चेंज हो जाती है तो बॉडी जो है वो आपको मोशन में दिखाई देती है। इसको एक दूसरा एग्जांपल आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर आप हैं, ठीक है, पृथ्वी पर आप घर में बैठे हुए हैं या बाहर बैठे कहीं बैठे हुए हैं और बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो उन बिल्डिंग्स को आप देखेंगे तो आपकी नज़र में वो बिल्डिंग्स जो है वो स्टैटिक दिखाई देंगी, रेस्ट में दिखाई देंगी, ठीक है। लेकिन अब यही पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर पानी है, जल है, सब कुछ है, जमीन है और मकान है, बिल्डिंग है, आप हो सब, तो ये आप अपने रिस्पेक्ट में अगर आप देख रहे हो तो आपको सब दिखाई देगा, सब कुछ स्टैटिक, सब रेस्ट में है। लेकिन अब अगर कोई एक दूसरा व्यक्ति है जो अंतरिक्ष में जाए और अंतरिक्ष में अगर देखे तो उसे लगेगा पृथ्वी पर सारी चीजें चलती हुई नजर आए, क्योंकि पृथ्वी चल रही है, उसकी नज़र में होगा कि पृथ्वी मोशन में है, अर्थ जो है मोशन में है, तो वो उसकी नज़र में होगा, यानी कि जो अंतरिक्ष में बैठा हुआ, जो स्पेस में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसकी नज़र में क्या है कि आप मोशन में हो। लेकिन आप अगर पृथ्वी के ऊपर हो और अपने आसपास की अगर आप बात कर रहे हो, जो भी सराउंडिंग्स हैं, तो उन सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में अगर आप बात करोगे तो आप देखोगे कि वो चीज़ें रेस्ट में है। लेकिन जब सराउंडिंग चेंज कर दिया, तो हमें पता चलेगा कि जो चीज़ें हमें रेस्ट में नज़र आ रही थी वो रेस्ट में वाकई में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये शब्द का जो इस्तेमाल किया गया, इसका अर्थ यहाँ पर यही है कि विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग का मतलब है कि ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है इस पर निर्भर करेगा कि कोई वस्तु रेस्ट में है या मोशन में है। यानी सराउंडिंग्स डिसाइड करेगी कि कोई भी वस्तु पोजीशन जो है उसकी रेस्ट में है या फिर वो मोशन में है, ठीक है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल और समझ लीजिए, लिफ्ट है। जैसे आप मान लीजिए बड़े से मॉल में गए और वहाँ पर लिफ्ट है लगी हुई, और लिफ्ट में जो है आप पहले लिफ्ट में चढ़ गए और एक कोई दूसरा व्यक्ति आया और वो भी लिफ्ट में चढ़ गया। अब वो भी ऊपर जा रहा है, आप भी ऊपर जा रहे हो, वो भी नीचे जा रहा है, आप भी नीचे जा रहे हो साथ ही साथ। तो आपके सापेक्ष अगर बात करें, आपके रिस्पेक्ट में, वो अगर आप भी लिफ्ट के अंदर बैठे हो तो आपके रिस्पेक्ट में क्या होगा कि उसका वो जो है वो रेस्ट में होगा, यानी दूसरा व्यक्ति भी रेस्ट में होगा, क्योंकि समय के साथ साथ में उसका कोई पोजीशन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन मान लीजिए कि मॉल में कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है जो बीच में, जहाँ पर खूब बड़ा सा जो है वो आंगन टाइप का होता है, वहाँ पर खड़ा हुआ और आपकी लिफ्ट को देख रहा है, नीचे से ऊपर जा रही है, तो उस व्यक्ति की नज़र में क्या होगा कि लिफ्ट चल रही है और आप भी चल रहे हैं, ठीक है, आप मोशन में हैं। तो डिपेंड करता है सराउंडिंग पे कि ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है। सराउंडिंग क्या हो गई, एक तरीके से ऑब्जर्वर हो गया कि ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा कि कोई वस्तु पोजीशन जो है उसकी चेंज हो रही है या उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर यही कह सकते हैं कि रेस्ट में, यानी कि जब कोई बॉडी जो है या कोई ऑब्जेक्ट है, when the position of an object does not change with time, जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन समय के साथ साथ परिवर्तित नहीं होती है ना, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है, जो आसपास का जो वातावरण है, सराउंडिंग्स हैं, उनके सापेक्ष, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी रेस्ट में है। अब देखिए मोशन वाले केस में क्या हो जाएगा, मोशन में अभी सारी चीज़ बता ही चुके हैं कि मोशन का क्या हो जाएगा कि समय के साथ साथ में क्या होगा, विद द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है, तो इज डिफाइंड एज मोशन। तो क्या कहेंगे, when the position of an object changes with time with respect to surrounding, ठीक है, is defined as motion।
कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट समय के साथ साथ उसकी पोजीशन में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि वो बॉडी मोशन में है। अच्छा, ये बॉडी रेस्ट में है या मोशन में, उसके लिए क्या आपको चाहिए? सराउंडिंग डिसाइड होनी चाहिए। सराउंडिंग का अर्थ यहाँ पर ये होता है कि हम एक पोजीशन डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं कि आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि जहाँ से आप देख रहे हो कोई एक स्थान तो निश्चित करना पड़ेगा ना कि कहाँ से आप ऑब्जर्व करोगे, यानी कि जहाँ पर ऑब्जर्वर बैठा होता है उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आप निकालोगे कि वो मोशन में है, कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। तो क्या करना पड़ता है उसके लिए? सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड करना पड़ता है कि हम ये देखेंगे कि हम उसका जो पोजीशन है वो पोजीशन डिसाइड कैसे करोगे कि पोजीशन में अगर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है तो इसको डिसाइड कैसे करोगे। आइए इसको समझते हैं कैसे। कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर बैठे हुए, ये ऑब्जर्वर है यहाँ पर बैठा हुआ है और एक पार्टिकल है कोई, ये पार्टिकल यहाँ पर है, ये पार्टिकल P है, मान लीजिए ये P पार्टिकल है और यहाँ पर ये ऑब्जर्वर है, यहाँ पर आप बैठे हुए, ठीक है। अब यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है वो आपने निर्धारित कर दी कि ये डिस्टेंस है, कुछ भी डिस्टेंस मान लेते हैं, कुछ भी है जो इसको हम R कहें, ये R डिस्टेंस इसकी आपने निश्चित कर रखी है, ठीक है। अब देखो ये जो पोजीशन है ये t = t1 टाइम पर है। आपने क्या किया कि यहाँ से देखना प्रारंभ किया, यहाँ से देखना प्रारंभ किया, इस यहाँ से देख रहे हैं आप कि ये पार्टिकल है। अब t = 0 सेकंड पे चलिए हम 0 मान लेते हैं, t1 ना मान करके मान 0 मान लेते हैं। अब यहाँ से t = 0 पर आपने घड़ी जो है उसको टाइमर को ऑन कर दिया, टाइमर को ऑन कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आप देख रहे हो कि बॉडी जो है टाइम बीतता गया, घड़ी आप देखते जा रहे हैं, टाइम बीतता गया बीतता गया बीतता गया बीतता गया और कुछ समय के बाद आपने देखा t = t टाइम पर अब भी इसकी पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जहां बैठा था वहीं बैठा हुआ है, ठीक है। तो आप कहोगे कि ये जो बॉडी है P पॉइंट जो है वो रेस्ट पे है। कहाँ है? यानी कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बैठा हुआ है वो रेस्ट में है, उसमें कोई गति नहीं हो रही है। लेकिन अब ये जो हमने R बनाया है ये कैसे आप निर्धारित करोगे, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है, या किस प्रकार से इसको निर्धारित करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना पड़ेगा। देखिए उसको थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे मान लीजिए अब परिवर्तन ये हुआ कि मान लीजिए आप ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठे हो, यहाँ पर ये कोई पार्टिकल था, घड़ी आपने क्या किया t = 0 पर ऑन कर दी, टाइमर ऑन कर दिया। अब ये थोड़ा समय बीता, थोड़ा समय बीतने के बाद जो है ये पार्टिकल चलते 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 इसी डायरेक्शन में जा रहा है, एकदम सीधी रेखा में जा रहा है, ठीक है। अब ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, ये पार्टिकल मान लो P1 पॉइंट पर पहुँच गया, ठीक है। ये कितने समय बाद? t = t1 समय के बाद। फिर थोड़ा और समय बीता, थोड़ा और समय बीता और ये पार्टिकल इसी डायरेक्शन में सीधी रेखा में जा रहा है और t = t2 में पहुंच गया। t2 समय पर घड़ी को आपने ऑफ कर दिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है पार्टिकल, यानी जैसे आप समझोगे एकदम सीधी सड़क है और सीधी सड़क के ऊपर कार दौड़ रही है, एकदम स्ट्रेट कार जा रही है, ठीक है। तो क्या हुआ कि आप सीधे सीधे यहाँ क्या कर सकते हो, यहाँ बैठे हो और यहाँ से आपको ये डिस्टेंस पता थी, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस नाप लोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस नाप लोगे, आपको पता चल जाएगा कि पार्टिकल की पोजीशन में कितना परिवर्तन आया है, पोजीशन में कितना परिवर्तन आया, उसके स्थान में कितना परिवर्तन आया। तो ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, सीधे स्केल से यहाँ से यहाँ तक मेजर करके चले जाओगे, ठीक है। और जो आप मेजरमेंट करोगे वही डिस्प्लेस या वही जो है दूरी हमें निकालना होगा, तो वो हम जो है निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप कि ये जो पार्टिकल यहाँ से चला और चलने के बाद क्या है कि इससे जो है ये अब सीधी रेखा में नहीं जा रहा है, सीधी रेखा में नहीं जा रहा बल्कि थोड़ा सा मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया, ठीक है। ये चलो ऐसे मुड़ गया, ये कहीं और मुड़ गया, ठीक है।
समय के बाद, समय के साथ साथ T1 पे यहाँ था, T2 पे यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो अब इसकी पोजीशन को निर्धारित करना है कि पहले पोजीशन क्या थी, बाद में पोजीशन क्या है, थोड़ी देर बाद पोजीशन क्या है, तो इन सबको निर्धारित करना है। तो इसके लिए क्या होगा कि अब खाली स्केल से काम यहाँ पर नहीं चलेगा, यहाँ केवल एक स्केल से काम नहीं चलेगा। देखो जो ये वाला जो मोशन था, यानी कि यहाँ से चले और सीधे चलते चलते सीधी रेखा में जा रहे हैं, तो ये कहलाता है स्ट्रेट लाइन मोशन। ये इसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। ऋजुरेखीय गति, हिंदी में कहते हैं ऋजुरेखीय गति। ऋजुरेखीय गति, ठीक है, ऋजुरेखीय गति यानी कि सीधी रेखा में जा रहा है पलट के। तो ये जो ऋजुरेखीय गति है, या जो रेक्टिलिनियर मोशन है या स्ट्रेट लाइन मोशन है, इस मोशन के लिए आपको केवल एक डायमेंशन यानी केवल एक दिशा में चलना है, किसी एक सीधी रेखा में चलना, तो हम कहेंगे ये वन डायमेंशनल मोशन है, वन डायमेंशनल। ठीक है, यानी केवल यहाँ पर इसको अगर इस मोशन को ज्ञात करना है तो सिर्फ एक डायमेंशन चाहिए। डायमेंशन मतलब एक ही दिशा चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो x डायरेक्शन है तो x डायरेक्शन चाहिए, सीधे सीधे केवल x डायरेक्शन चला जा रहा है पार्टिकल, एक सीधी रेखा में चला जा रहा है। तो यहाँ पर केवल हमें क्या चाहिए, वन डायमेंशनल मोशन होता है, इसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। ठीक है, और इसकी पोजीशन को ज्ञात करने के लिए सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, सिंगल कोऑर्डिनेट चाहिए होता है। x ले लिया या y ले लिया, केवल एक डायरेक्शन में आपको चलना है। तो जहां ऑब्जर्वर होगा, यहाँ इसको हम ओरिजिन को हम क्या करते हैं, इसको पोजीशन नंबर 0 मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि 0 पोजीशन पर है, और यहाँ से इसकी पोजीशन यहाँ क्या क्या कहलाएगी, इसकी r पोजीशन कहलाएगी कि यहाँ से इस पार्टिकल यहाँ तक r दूरी पर है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक r1 r2 हो गया, मान लो यहाँ से ये दूरी r1 है, ये r2 है, तो r1 दूरी या r2 दूरी, इस तरीके से हम डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। अभी समझेंगे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो ये वन डायमेंशनल मोशन है। अब ये वाला जो मोशन है, अब पोजीशन पहले स्केल से नापो, तो यहाँ तक तो नाप लेंगे स्केल से, लेकिन अब स्केल से इसको नहीं नाप सकते। ठीक है, क्योंकि लगातार इसकी पोजीशन बदल रही है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम मानना पड़ता है, यानी 2D सिस्टम में इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए इस पोजीशन पर हमने क्या किया, एक इधर एक एक्सिस बना दी, इसको हमने x एक्सिस कह लिया, और एक ऐसे एक्सिस बना ली, y एक्सिस हो गया। तो अब देखिए क्या, मान लीजिए इस पॉइंट को निकालना है, तो इसको हम कहेंगे ये 0 0 पॉइंट है, यानी कि x दिशा में 0 चले और y दिशा में 0 चले, इस पोजीशन पर है। इसके बाद यहाँ पर आ गए, मान लीजिए इस पॉइंट को हमने कहा ये a दूरी इधर चले और a दूरी इधर चले, तो इसको हम a कह लें। फिर धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते ये b हो गया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। फिर क्या हुआ, इस पॉइंट पर जब पहुँचे तो क्या हुआ कि हम यहाँ से यहाँ तक दूरी चले, जो भी हो c दूरी चले, और इधर से जो है नापे दूरी, ये वाली दूरी नापे, तो मान लीजिए कि ये c डैश दूरी चले, जो भी है cc चले। इस तरीके से क्या है कि अगर हमें, अगर कर्वीलिनियर, इसको हम कहते हैं कर्वीलिनियर मोशन, क्या कहेंगे, कर्वीलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन कहेंगे। तो कर्वीलिनियर मोशन में क्या है कि उसको निर्धारित करने के लिए, उसकी पोजीशन को निर्धारित करने के लिए, अब यहाँ पर पोजीशन ये हो गई, इस पॉइंट पर पोजीशन ये, इस पॉइंट पर पोजीशन ये, इस पॉइंट पर पोजीशन ये, तो कर्वीलिनियर मोशन में हमें पोजीशन को निर्धारित करने के लिए कम से कम 2 डायमेंशन चाहिए होती, x डायरेक्शन और y डायमेंशन चाहिए होती, y डायरेक्शन चाहिए होती। ठीक है, तो ये जो x y हमने बनाया हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट सारे कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे, और ये पूरा का पूरा जो XY सिस्टम ये कहलाएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है।
इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि पार्टिकल जो है ये केवल एक प्लेन में, जैसे सांप चल रहा है जमीन के ऊपर, तो क्या हो रहा है कि ऐसे टेढ़े मेढ़े चल रहा है लेकिन एक ही सरफेस के ऊपर चल रहा है, तो वहां पर उसकी पोजीशन को, किसी समय पोजीशन को निर्धारित करने के लिए हमें केवल एक्स और वाई डायरेक्शन की चाहिए होते हैं। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से पार्टिकल चला, अब ये पूरा कमरा है, इस कमरे के अंदर मान लीजिए पार्टिकल है, यहाँ से चला और चलते 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 ऐसे चला, अब किसी सरफेस पे नहीं जा रहा है बल्कि ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट को पता लगाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा कि पहले तो हम ये देखें कि इस दिशा में कितना चला, फिर इस दिशा में कितना चला, फिर इस दिशा में कितना चला। तो ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें क्या करना पड़ता है, 3 डायमेंशनल लेना पड़ता है। देखिए कैसे लेंगे, तो ऐसे समझिए कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये x y और ये z, एक पार्टिकल था यहाँ पर बैठा हुआ था, ठीक है, अभी यहाँ पर था t = 0 समय पर, t = 0 समय पर पार्टिकल वहां पर था। अब देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, यहाँ पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, यहाँ पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ठीक, और ये पार्टिकल, ये जो है t = 0 समय पर ये पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर है, यहाँ देख रहे हैं इसको, तो हम क्या है कि इसे मान लीजिए ये, इसको ऐसे समझिए कि ये मान लीजिए ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, और ये पीछे बोर्ड के पीछे ये पॉइंट यहाँ पर कॉर्नर का है, इसको x एक्सिस माने। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाली जो डायमेंशन है, ये जो डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन हो गई, ये y डायरेक्शन हो गई, ये z डायरेक्शन हो गई। देखिए ये x डायरेक्शन है जो बाहर की तरफ है, और ये y डायरेक्शन है, और ये z डायरेक्शन है। पार्टिकल यहाँ पर कहीं बीच में है, तो क्या होगा, पहले हम इस पार्टिकल तक पहुंचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले x दिशा में चलेंगे, फिर y दिशा में चलेंगे, फिर z दिशा में चलेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर इस पार्टिकल तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ा कि x y और z जो है, x की दिशा में x दूरी, y की दिशा में y दूरी, और z की दिशा में z दूरी चलना पड़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो क्या है, x, y, z है, x, y, z जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, x, y और z इसके कोऑर्डिनेट, ठीक। तो ये 3 डायमेंशनल सिस्टम है, यानी कि हम 3 डायमेंशन में हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को ज्ञात कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से इसकी पोजीशन की बात करें, तो क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी ये इसकी पोजीशन को बताएगा, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट अगर हम कहें तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0, 0 है, ठीक है। तो अगर हम इसके पोजीशन की बात करें तो क्या करना पड़ेगा, इसके कोऑर्डिनेट से इसके कोऑर्डिनेट को, दूरी को घटा देंगे, x दूरी में से x - 0 कर दें, y - 0 कर दें, z - 0 कर दें, तो टोटल ये डिस्टेंस पता चल जाएगी, ठीक है। वो एक तरीका हमने वेक्टर्स में समझा रखा है आपको कि कैसे इसके हम पोजीशन निकालते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेस, अब देखो क्या है कि अगर ये पार्टिकल यहाँ पर था t = 0 समय पर, ठीक है, अब किसी समय ये पार्टिकल पहुंच गया इस P1 पॉइंट पर, अब क्या है कि अगर अब हम यहाँ देखें तो x की दिशा में मान लीजिए हम x1 दूरी चले, y की दिशा में y1 दूरी चले, और z की दिशा में z1 दूरी चले, तो हम कहेंगे इसका जो पोजीशन है वो क्या है, x1, y1, z1 है। ये कब है, ये आफ्टर t = t1 समय, यानी यहाँ पर क्या था कि पहले आप यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ से पॉइंट को देख रहे हैं, तो यहाँ पर पॉइंट देख रहे हैं, t = 0 पर तो पॉइंट यहाँ पर था, और समय t1 पश्चात यहाँ पहुँच गया, और मान लो कि थोड़ी देर बाद और t2 समय के बाद क्या हुआ कि ये पार्टिकल P2 पे पहुँच गया। P2 पर अगर देखें तो ये x2, y2 और z2 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। यानी अगर हम P2 पोजीशन को देखें, यहाँ से P2 पोजीशन को देखें तो क्या होगा, पहले हम दूरी अगर बात करें तो x दूरी, x2 दूरी, फिर y दिशा में y2 दूरी, और z दिशा में z2 दूरी देखेंगे, तब हमें इसकी सही पोजीशन का अंदाजा होगा। तो अब देखो क्या हो रहा है
कि समय जो है, समय क्या हुआ, t1 से t2 समय में क्या हुआ, उसकी पोजीशन t1 से p2 हो गई। समय क्या हुआ, समय t1 से t2 में इसकी पोजीशन p1 से p2 चेंज हो गई। ठीक है, तो यानी हम ये कहेंगे कि ये इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया है। समय जैसे जैसे बीतता गया इसकी पोजीशन चेंज हुई, तो हम कहेंगे कि ये जो पार्टिकल है या जो ऑब्जेक्ट है, ये देखो ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, ये ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर जो है वो स्टैटिक है, रुका हुआ है, और जो पार्टिकल है वो ऑब्जेक्ट है, वो चल रहा है लगातार, समय के साथ साथ में अपना स्थान का परिवर्तन कर रहा है। तो हम कहेंगे कि जो ये ऑब्जेक्ट है ये मोशन में है। क्या चीज मोशन में है, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। हम कहेंगे ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, अगर ये समय के साथ परिवर्तित होगा, t1 t बराबर 0 और t बराबर t1 और t बराबर t2 समय, कोई भी समय ले लेते और हर एक समय पर ये पार्टिकल यहीं पर p पॉइंट पोजीशन में बना रहता है, तो हम कहेंगे कि पार्टिकल p यानी कि ऑब्जेक्ट जो p है वो रेस्ट में है। ठीक है, वो रेस्ट में, इसमें स्थान परिवर्तन समय के साथ नहीं हुआ, चूंकि ऑब्जर्वर के सापेक्ष ये रेस्ट में है। देखो वैसे रेस्ट में है कि नहीं है इसको आप नहीं कह सकते, क्योंकि आप जानते हैं जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पर आप बैठे हुए, आपको लगता है कि धरती जो है वो एकदम स्थिर है, क्योंकि आप जो है धरती पे खड़े हुए तो आपको लगेगा कि धरती जो पृथ्वी है वो अर्थ जो है वो रेस्ट में है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। आपको पता है कि जो है ये अर्थ क्या करती है कि सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। ठीक है, घूमती रहती है, पृथ्वी के सूर्य के चक्कर लगाती रहती है। तो अब रेफरेंस अगर आप चेंज कर दो, रेफरेंस अगर आपने सूर्य को बना दिया तो फिर आपको अर्थ लगेगा कि वो जो है वो मोशन में है, लेकिन अगर आप अर्थ के ऊपर बैठे हो तो आपको लगेगा कि अर्थ जो है वो रेस्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पर पोजीशन जो ऑब्जर्वर है उस ऑब्जर्वर को ही डिसाइड करना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में होगा या रेस्ट में होगा। ठीक है, तो इसकी पोजीशन को डिसाइड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम जब तक हम नहीं लेंगे तब तक हम ये नहीं बता सकते कि कोई भी बॉडी वो रेस्ट में है या मोशन में है, बगैर कोऑर्डिनेट सिस्टम के हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा गया है कि कुछ मोशन ऐसे होते हैं जो केवल स्ट्रेट लाइन एक ही डायरेक्शन चले जाते हैं। जैसे एक रेलवे ट्रैक है, तो रेलवे ट्रैक एकदम स्ट्रेट जा रहा है तो हम कहेंगे कि स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक है, या मान लीजिए सीधी सड़क है, उसके ऊपर कोई आदमी दौड़ रहा है या कार दौड़ रही है, बस दौड़ रही है, तो वो कौन सा मोशन कहलाएगा, वो स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाएगा या वन डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। लेकिन अगर मान लो जैसे हम गोल गोल घूमने वाला या नीचे चक्कर वाला मोशन है, ठीक है, जैसे गोल गोल घूम रहे हैं, किसी पार्टिकल है, इस पार्टिकल के चारों तरफ ऐसे घूम रहे हैं, तो इसको ज्ञात करने के लिए, मोशन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कम से कम 2 डायमेंशंस यानी एक्स वाई डायरेक्शन आपको चाहिए ही चाहिए होगी। कैसे, मान लीजिए आपने ऑब्जर्वर यहाँ बैठ गया, यहाँ पर बैठ गया, अब ये पार्टिकल है, घूम रहा है, तो यहाँ पर आदमी बैठा है, इसे देखेगा, इसे घूम रहा है। ठीक है, तो ये इसकी नजर में क्या है, ये ऑब्जर्वर हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो लगातार इसे घूम रहा है, तो क्या होगा, ये अगर एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, तो पहले हमें मान लीजिए इस पोजिशन पे जाए कि यहाँ पर मान लीजिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट है इसके, फिर इस पोजीशन पे गए तो यहाँ x1 y1 हो गए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आए तो x2 y2 हो गए। तो इस तरीके से क्या है कि आपको 2 कोऑर्डिनेट, 2 जो है डायरेक्शन चाहिए होती है, x डायरेक्शन एक y डायरेक्शन चाहिए होती है। तो जैसे सर्कुलर मोशन है, अभी हम लोग इसी में पढ़ेंगे आगे चल करके सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन जो है वो 2 डायमेंशनल मोशन होता है, और आपका जो कार का मोशन है एक स्ट्रेट रोड पे, या बस का मोशन हो गया, ट्रेन का मोशन हो गया, ये सब 1 डायमेंशनल मोशन होते हैं। जो सर्कुलर मोशन है यानी कि एक सर्किल में घूम रहे हैं, या कर्वीलिनियर मोशन ले लीजिए आप, तो वो कर्वीलिनियर मोशन 2 डायमेंशनल हो सकता है। सर्कुलर मोशन डेफिनेटली 2 डायमेंशनल मोशन ही होगा, वो 3D में नहीं हो सकता। ठीक है, जब 3D में करेंगे तो वो स्फेरिकल मोशन जो है वो दूसरी तरीके से आ जाएगा। सर्कुलर मोशन अगर बात करें तो 2 डायमेंशनल मोशन है। इसी प्रकार से जैसे हम स्फीयर ले लें, जैसे बॉल है, आपने बॉल ले ली, बॉल के ऊपर कोई एक पॉइंट ले लें और उसको घुमाएं इधर से उधर, तो क्या होगा कि आप देखेंगे
कि पार्टिकल जो है उसको अगर हम सेंटर पे ऑब्जर्वर बैठा है तो लगातार उसकी पोजीशन चेंज होगी, तो 3 डायमेंशन में उसको पोजीशन को पता करना पड़ेगा। एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन के बगैर हम उसकी पोजीशन, सही एग्जैक्ट पोजीशन पार्टिकल की नहीं बता सकते। ठीक है, तो 3 तरीके के मोशन हम पढ़ेंगे इसमें, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, उनको देख लेते हैं। कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बात करें कि ये पार्टिकल जो है t1 समय पर यहाँ पर था और t2 समय में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, t1 समय से और t2 समय पर यहाँ पर पहुँच गया। अब भले वो ऐसे रास्ते को लेकर के आया हो या ऐसे पोजीशन पहुँचा हो। ठीक है, t1 से t2 पहुँचने का रास्ता कोई भी हो सकता है, ऐसे भी आया हो, ऐसे भी आया हो, ठीक है, ऐसे भी आया हो। ठीक है, इस पोजीशन से चला और इस पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा है। अब कैसे पहुँचा, उसका रास्ता क्या है, पाथ क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि जैसे जैसे जो है जहाँ से चलना प्रारंभ किया और वहीं से अगर फीता रख करके नापना शुरू करें, उसके पद चिन्हों को नापते चले जाएं, तो नापते नापते आप यहाँ तक पहुँच गए। तो हम ये जो हमने नापा है, यानी कि जो हमने इसकी एक तरीके से क्या कहते हैं कि जो इस पोजीशन से चलना शुरू किया और चल करके जो है हमने क्या किया, ठीक है, ठीक। तो ये क्या हुआ, ये पाथ हो गया इसका, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक चलते 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 ये पाथ है। तो इसकी पाथ की लंबाई जो है, यानी इसको पाथ लेंथ कहते हैं, पाथ लेंथ, पाथ लेंथ। तो यहाँ पर हम इस वाले रूट को, इसको रूट नंबर 1 मान लीजिए फॉर एग्जांपल, इसको रूट नंबर 2 मान लीजिए, इसको रूट नंबर 3 मान लीजिए। तो रूट 1 का पाथ लेंथ निकालें, रूट लेंथ 1 का जो पाथ लेंथ निकालें। अब ये जो यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से चले और सीधे सीधे यहाँ पर एकदम सीधे स्ट्रेट लाइन चले और चल के P2 पर पहुँच गए, तो पाथ लेंथ हम 2 पे निकालें। फिर हम यहाँ पर ये कर्वीलिनियर मोशन है, घूमते घुमाते जो है पहुँच गए, इस पोजीशन पे पहुँच गए, तो ये कर्वीलिनियर का पाथ लेंथ निकालें। तो क्या होगा कि सबका पाथ लेंथ अलग अलग आएगा, सबका पाथ लेंथ अलग आएगा, इसका पाथ लेंथ अलग आएगा, इसका पाथ लेंथ अलग आएगा, इसका पाथ लेंथ अलग आएगा। ये जो पाथ लेंथ होता है, मान लीजिए कि आपने क्या किया कि ये वाला जो है रास्ता नहीं चुना, आप इस रास्ते से गए, तो ये जो पाथ लेंथ है, ये पाथ लेंथ जो होती है इसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या कहलाती है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कहलाती है। डिस्टेंस का मतलब हुआ कि पार्टिकल जिस दिशा में, यानी कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मोशन करता जा रहा है, आपने जहाँ से स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग पॉइंट से और एंडिंग पॉइंट तक की सारी की सारी जो है दूरी को, सारी की सारी जो लेंथ है उसको मेजर कर लीजिए, पाथ जो जितना भी पाथ है उसकी लेंथ को मेजर कर लीजिए, तो जो पाथ लेंथ निकलेगी उसी को हम लोग कहेंगे डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन अब जैसे मान लीजिए यहाँ से और इस पॉइंट पर हम यहाँ से सीधे स्ट्रेट लाइन मिला दें, यानी यहाँ से एक P1 पॉइंट से P2 पॉइंट पर स्केल रखें और सीधी एक लाइन मिला दें। ठीक है, तो इस पॉइंट से P1 से P2 की तरफ देखें, यानी कि यहाँ से इधर की तरफ देखें, तो ये जो डिस्टेंस होती है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये देखिए इन तीनों में देखेंगे तो डिस्टेंस सबसे कम है, ये वाली जो 2 नंबर की डिस्टेंस है ये सबसे कम निकलेगी, यानी पाथ लेंथ सबसे कम होगी। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होती है, या शॉर्टेस्ट जो पाथ होता है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो इसमें शॉर्टेस्ट कौन सा है, ये वाला P1 से P2 तक डायरेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में गया है। दूसरी बात क्या होती है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं, केवल हम ये देखते हैं कि इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, यानी कि जो प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, इनके बीच की जो कम से कम दूरी है, जो कम से कम दूरी, न्यूनतम दूरी जो होगी वो निर्धारित करती है डिस्प्लेसमेंट। उसे हम लोग कहते हैं विस्थापन, यानी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में एक डायरेक्शन होगी। अब प्रारंभिक बिंदु अगर आपने P1 को माना है तो तीर का निशान P1 से P2 की तरफ आएगा।
अगर आपने प्रारंभिक बिंदु P2 को माना है तो तीर का निशान P2 से P1 की तरफ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में एक डायरेक्शन निर्धारित होती है कि हम प्रारंभिक बिंदु किसे मानेंगे और अंतिम बिंदु किसे मानेंगे। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की जो डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन के कारण जो डिस्प्लेसमेंट बनता है, उस डिस्प्लेसमेंट को हम ये कहेंगे कि ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए, यानी इसको कंप्लीटली अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो आपको क्या चाहिए? इसकी एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि पाथ लेंथ कितनी आई है, एक तो ये पता होना चाहिए। फिर डायरेक्शन क्या है, P1 से P2 है या P2 से P1 है। तो इसका मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट में हमें दोनों चीजें चाहिए होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और साथ ही साथ हमें उसकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। बगैर डायरेक्शन के हम जो है ये नहीं पता लगा सकते कि ये डिस्टेंस P1 से P2 को मेजर की गई है या P2 से P1 को मेजर की गई है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसको मेजर करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, यानी कि इसका परिमाण भी चाहिए और इसकी दिशा भी चाहिए, इसलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह से जो ये पाथ जो हमने अलग अलग पाथ लिए हैं और ये सारे के सारे जो पाथ लेंथ हैं, इनको निकालने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। इनको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड को बता दिया जाए कि कितने मीटर है, कितने सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि जो ये डिस्टेंस होती है, इसको जो पाथ लेंथ होती है, इसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्टेंस जो होता है उसको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए होती है। इसलिए जो डिस्टेंस होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। नोट कर सकते हैं आप कि डिस्टेंस जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस स्केलर है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं अदिश राशि। और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर मतलब सदिश राशि, सदिश राशि है और ये अदिश राशि। डिस्टेंस मतलब दूरी, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, यानी कि ये तो दूरी है और ये विस्थापन, दूरी और विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसको हम लोग कहेंगे विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो एक चीज समझिए कि जैसे फिर से आते हैं, उसी पॉइंट पे आते हैं। ये कोऑर्डिनेट हमने बना लिए, ये P1 है मान लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और z1। ठीक है, ये पोजीशन है T1 समय और एक पॉइंट है P2, x2, y2, z2, ये है समय T2। यहाँ ऑब्जर्वर बैठा है, पहले पोजीशन P थी, t बराबर 0 पर, पार्टिकल यहाँ पर था t बराबर 0 पर। आपने घड़ी जो है अपना स्टॉप वॉच ऑन किया, धीरे धीरे t1 समय बाद p1 पे पहुंच गई, t2 समय के बाद p2 पे पहुंच गई। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात है कि जो है t1 t2 माइनस t1, अगर हम समय की बात करें तो t2 माइनस t1 समय कर रहे हैं, तो ये जो समय आया है, ठीक है,
यानी जो डिफरेंस समय आया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 सेकंड में यहाँ पर पहुंचे, 5 सेकंड में यहाँ पर पहुंचे, तो 5 माइनस 2 यानी 3 सेकंड। तो 3 सेकंड में पोजीशन P1 से P2 में परिवर्तन आया है। पहले पोजीशन P1 पे थी, अब P2 हो गया है। तो ये जो पोजीशन में परिवर्तन आया है, ठीक है, ये जो परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन जो है कितना होगा, ये P1 से P2 का, T2 माइनस T1 समय में P1 से P2 पहुंच गया पार्टिकल, ठीक है, P1 से P2 पहुंच गया पार्टिकल, ठीक है, T1 माइनस T2 समय में, ठीक। तो ये T1 माइनस T2 समय को हम लोग पहले डेल्टा T अगर कहते हैं, ठीक है, मान लेते हैं डेल्टा T समय। तो ये जो स्थान का परिवर्तन आया, पोजीशन चेंज जो हुई है, तो चेंज इन पोजीशन, इसको हम कहते हैं चेंज इन पोजीशन कर सकते हो। तो जो चेंज इन पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये जो होता है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है, इसको हम लोग जो है, इसको एक नया टर्म दिया गया है और इस टर्म को हम लोग कहते हैं, ठीक है, इस टर्म को कहेंगे, क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। या इसको दूसरे तरीके से आप ये निर्धारित कर सकते, चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या है कि P1 से P2 आए, तो P1 से P2 जो चल के आए, इसमें कितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, तय की गई दूरी बटे लगा समय, तय की गई दूरी बटे लगा समय, ये कहलाता है स्पीड, या इसको कहते हैं चाल, हिंदी में कहते हैं चाल। तो जो चाल है, चाल बराबर क्या होता है, तय की गई दूरी, कितनी दूरी तय की, कितने समय में, समय है ना, लगा समय, ठीक। तो ये कहलाती है स्पीड। अगर हम यहाँ पर देखो कोई भी पाथ ले लेते हैं, किसी भी पाथ से पहुंचे, हमें क्या पता होना चाहिए, इसकी डिस्टेंस कितनी है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कितने समय में ट्रेवल किया है, इसका रेशियो निकाल दें केवल, ठीक है। मान लीजिए कि हम ये वाला पाथ ले लेते हैं, ये वाले पाथ को चलने में यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उस डिस्टेंस को हम t से डिवाइड कर दें, तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा स्पीड, ठीक है। अब देखो स्पीड चूंकि क्या है कि समय जो होता है, टाइम जो होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो डिस्टेंस है वो भी अभी आपने देखा है स्केलर क्वांटिटी है। तो जो स्पीड होता है, ये स्पीड जो है ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है, ठीक है, यानी कि अदिश राशि है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें देखिए दो चीजें हैं, इस जो स्पीड होती है वो दो प्रकार की स्पीड आप देखेंगे। एक तो होती है इंस्टैंटेनियस स्पीड, और एक होगी एवरेज स्पीड, ठीक है। दो तरीके की स्पीड होगी, और इन दोनों तरीके की स्पीड को जो है समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा जो है मैथमेटिक्स को समझेंगे, कैलकुलस को समझेंगे, उसके बाद फिर आएंगे इंस्टैंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड पे। इसी तरह से वेलोसिटी आएगी तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन होगा, इंस्टैंटेनियस होगा और एवरेज निकालें, तो इस तरह की चीज़ें आएंगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कैलकुलस जो है मैथमेटिक्स में जाएंगे और वहाँ पर समझेंगे कि इंस्टैंटेनियस वैल्यू क्या होती है और एवरेज वैल्यू क्या होती है। इसको डिटेल में समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिक्स का पार्ट करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए इतना ही।